गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट सी, और उसमें पेपर नंबर 6 के लिए द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक्ट बहुत इजी है और सबसे इजी टॉपिक है सेट सी का। तो अगर आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करा था रजिस्ट्रेशन के समय, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं और ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है। पेपर नंबर 6 जिसका नाम है द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। सबसे पहले अपन आज की क्लास में ये समझेंगे कि आखिर इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी इंडिया के अंदर, आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से ये एक्ट आया। तो आज की क्लास अपन पूरा इस पर ही डेडिकेट करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको शुरू करता हूँ। तो बेसिकली ये एक्ट इसलिए आया था कि अगर मान लो इफ़ एनी ऑफ योर लीगल राइट्स वायलेट, देखो अगर आपके कोई भी अगर लीगल राइट्स वायलेट होते हैं, कोई सा भी अगर आप पर अत्याचार होता है, जैसे कि कुछ भी होता है, आपके कोई लीगल राइट्स वायलेट होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हो केस। ठीक है, पर उसमें क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोर्ट में अगर आप केस फाइल करोगे तो वहाँ डिसीज़न तो आएगा, पर हो सकता है वो डिसीज़न बहुत ज़्यादा लेट है। और कई बार कोर्ट के डिसीज़न आने में इतना टाइम लग जाता है कि जिस पर्सन ने फाइल करा था केस या फिर जिसके अगेंस्ट केस फाइल करा था, उन उन दोनों पार्टी में से हो सकता है कोई पर्सन डाई भी हो जाए, यानी कि मर जाए। तब उसमें होगा क्या, आखिर जो पर्सन गिल्टी होगा तो उसको तो कोई पनिशमेंट मिलेगी नहीं, और जो राइट पर्सन है उसको सही समय पे न्याय नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इस चैप्टर को इसलिए लाया गया था क्योंकि जो कोर्ट है उनमें इतना ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग में इतना ज़्यादा डिले हो जाता है कि कई बार आपने देखे होंगे कोई केसेस इतने पुराने होते हैं, आप जैसे कि मान सकते हो 70-80 साल लग जाते हैं किसी केस का डिसीज़न आने में। ऐसे भी केस इंडिया के अंदर हैं। तब इसमें क्या है, अब जो बेसिकली अब आपको लग रहा होगा इसमें गलती किसकी, इसमें जज की गलती नहीं होती है। बेसिकली इसमें क्या है, जो इंडिया के लॉस बनाए गए थे वो इस तरीके से बनाए गए थे कि हंड्रेड्स ऑफ अक्यूज्ड गो फ्री बट इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड। इसका क्या मतलब है, यानी कि किसी इनोसेंट पर्सन को कहीं थोड़ा सा भी पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए जल्दी डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार डिसीज़न मेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इंडियन लॉ को इस तरीके से बनाया गया है कि भले ही 100 जने ऐसे ही चले जाएं, जो अक्यूज्ड पर्सन है यानी कि गिल्टी पर्सन है वो भले हंड्रेड्स ऑफ, यानी कि ऐसे हंड्रेड्स ऑफ अक्यूज्ड गो फ्री। इसका मतलब है अगर जो गुनहगार है उसको भले ही वो उसको सज़ा नहीं मिले, पर किसी इनोसेंट पर्सन को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इस तरीके से बनाए गए। ठीक है, तो बेसिकली आज की तारीख में आप दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, एक होता है सिविल कोर्ट और एक होता है क्रिमिनल केसेस के लिए। तो सिविल कोर्ट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी केस होता है तो उसमें क्या होता है, जज जैसे कि दो पर्सन है उनमें से किसी को कोई दिक्कत है तो वो क्या होता है, इसमें जज को फैसला सुनाना होता है। तो जज कैसे डिसीज़न लेता है अब अपन ये देखते हैं। यहाँ क्या होगा, अगर दो पर्सन है दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो क्या जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और जज क्या करेगा, जज को डिसीज़न सुनाना। अब जज क्या देखेगा, दोनों पार्टी से लेगा, दोनों पार्टी की बातें सुनेगा। जज विल हियर बोथ पर्सन आर्ग्यूमेंट्स, देखेगा कि किसका पल्ला भारी है। ठीक है, दोनों में से किसके आर्ग्यूमेंट्स सही है, जो उनको दिक्कत है, जिसके अगेंस्ट मतलब कौन सी प्रॉब्लम थी जिसके अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल करा, तो उसके आर्ग्यूमेंट्स देखेगा किसका मतलब सही ज़्यादा वेटेज है। सेटिस्फेक्शन किसका, सेटिस्फेक्शन मोर कंक्रीट, यानी कि सेटिस्फेक्शन जज को कौन से लग रहा है कि इस पर्सन के जो ये दे रहा है एविडेंसेस ये सही से प्रॉपर दे पा रहा है या ये दे पा रहा है। ठीक है, किसके एविडेंसेस बेटर है। अब जज को लग रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के एविडेंसेस बेटर है, यानी कि जज ने अप्रोक्सीमेट आप अंदाज़ा लगा लो कि 55% हाँ जज को लग रहा है कि ये पर्सन सही है, और जज को लग रहा है कि 45% ये पर्सन सही है। तो जज क्या करेगा, तो जज क्या करेगा, अब जिसका पल्ला भारी है यानी कि जज क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में फैसला सुना देगा, जैसा कि नॉर्मल सिविल कोर्ट में होता है। ठीक है, यानी कि जिसका वेटेज, जिसका पल्ला भारी है उसके हित में, यानी कि उसके फेवर में जज डिसीज़न सुना देगा।
ठीक है। अब वहीं क्रिमिनल केसेस में अगर अपन देखें तो क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में अगर कोई भी केस आता है, ठीक है, अब यहाँ भी दो पार्टीज है, ठीक है, दोनों को दिक्कत है। अब यहाँ क्या करना है, जज को डिसीजन लेना है कि आखिर क्राइम किसने किया, ठीक है, क्या इस पर्सन ने वाकई में क्राइम करा है या नहीं करा है, ठीक है। एक पर्सन ने, मान लेते हैं, सिर्फ जज को ये लेना है, ठीक है, एक पर्सन ले लेते हैं इधर क्रिमिनल केसेस में। अब जज को ही देखना है कि इस पर्सन ने वाकई में कोई क्राइम करा है या नहीं करा है। तो यहाँ क्या होगा, ऐसे नहीं चलेगा कि जज को लग रहा है हाँ ये 55% जज को लग रहा है हाँ इसने किया होगा, और 45% जज को लग रहा है नहीं इसने नहीं किया होगा। तो जज ऐसे फैसला नहीं सुना सकता जब तक, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, ऑफेंस हैव टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसका क्या मतलब है, जज कैन नॉट मेक डिसीजन इफ ए थिंक्स 55% प्रोबेबिलिटी। अगर जज को लग रहा है कि 55% प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इतने एविडेंसेस हो गए, कुछ एविडेंसेस इसके खिलाफ है कि इसने क्राइम करा, कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं कि इसने क्राइम नहीं करा, तो जज मतलब इस रेशो के बेसिस पर इधर क्रिमिनल केस में इस तरीके से फैसला नहीं ले सकता, ठीक है, डेट दिस पर्सन हैव कमिटेड क्राइम। यानी कि अगर यहाँ जज को वाकई में फैसला लेना है कि इस पर्सन ने वाकई कोई क्राइम करा था, तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, यानी कि 99%, 98% इतना एक्यूरेसी होनी चाहिए जज के पास, इतने एविडेंसेस होने चाहिए, बहुत कम चांसेस ऐसे होने चाहिए, बहुत कम ऐसे डाउट क्रिएट होने चाहिए। अगर कोई भी डाउट क्रिएट हो गया, ठीक है, कि इस पर्सन ने क्राइम नहीं करा, तो फिर जज इसको गिल्टी ठहरा नहीं सकता। आप यूँ मान सकते हो, इफ एनी डाउट इज़ क्रिएटेड कोर्ट कैन नॉट मेक डिसीजन, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ जज को क्या होगा, और ज़्यादा सारे एविडेंसेस चाहिए, क्योंकि अगर इस पर्सन ने थोड़ा सा भी कह दिया कि मतलब सारे सबूत इसके खिलाफ है कि इस पर्सन ने वाकई में क्राइम करा था, और इस पर्सन के लॉयर ने कह दिया कि नहीं ये तो इस तारीख को कहीं और था, बिजनेस मीटिंग में था, और वो, तो इस केस में क्या होगा, जज को पूरा एक्यूरेट होना पड़ेगा कि फिंगरप्रिंट्स हैं, कोई इसके छूटने का कोई मतलब आप समझ सकते हो चांस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग में जज को टाइम लग जाता है, ठीक है। और इंडिया में आप देखोगे तो बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन, अब इतने सारे डीमेरिट्स आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है, डिसीजन मेकिंग। अब एकदम 99% एक्यूरेसी चाहिए होती है क्रिमिनल केसेस में, तो अगर आपको इतनी एक्यूरेसी चाहिए तो आपको ज़्यादा एविडेंसेस चाहिए, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होना पड़ेगा जज को, ठीक है। तब आप देख सकते हो कि और ज़्यादा ये सब ज़्यादा एविडेंसेस कब मिलेंगे, जब ज़्यादा टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर केस पर, ठीक है। ऐसा तो ही ना कि एक दिन में ही हाँ इस देख लिया कि हाँ जो था उस बेसिस पर फैसला सुना दिया। ऐसे तो क्या होगा, इंडियन लॉस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बने हुए कि इनोसेंट पर्सन को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, चाहे भले 100 जो एक्यूज पर्सन है गिल्टी है वो ऐसे ही छूट जाए, पर कोई भी इनोसेंट पर्सन को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कल को ये प्रूव हो गया, इसने बाद में प्रूव कर दिया कि नहीं नहीं इसने तो वाकई में क्राइम नहीं करा था, तो इसमें तो उल्टा जज की गलती मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जज कैसे डिसीजन लेते हैं, यहाँ जज बहुत सारा एविडेंसेस देखता है, तो इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप देख सकते हो इसमें एक तरीके से आप इसको मान सकते हो ये डीमेरिट है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस डीमेरिट्स देयर इज़ नीड ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। तब आपको पता चल गया होगा कि आखिर ये चैप्टर क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। अब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट क्या बोलते हैं, अगर दो पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो क्या तो आप कोर्ट में मत जाओ, रेदर देन गोइंग टू कोर्ट सॉल्व इशू बाय आर्बिट्रेशन। आप कैसे इशू सॉल्व करो, थ्रू आर्बिट्रेशन आप इशू सॉल्व कर लो, ठीक है, वेयर बोथ पार्टीज डिसाइड हु विल बी आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटल ट्रिब्यूनल। यानी कि अगर ये दो पर्सन है, ठीक है, इन दो पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तब ये नॉर्मल केसेस में क्या होता है वहाँ सिविल कोर्ट में जज होता है, पर अगर इन दो पर्सन को के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट क्या बोलता है, ये दो पर्सन को दिक्कत है ना, ये दोनों अपनी मर्जी से यानी कि दोनों की चॉइस से कोई थर्ड पर्सन को, न्यूट्रल पर्सन को यानी कि अनबाइस्ड पर्सन को अपॉइंट करो, और वो जाके वो सारे एविडेंसेस देखेगा, उस बेसिस पर वो जल्दी डिसीज़न ले लेगा, ठीक है। कोई आपके दो मतलब आप खुद ही ऐसा ले लो, क्योंकि
अगर आप कोर्ट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा डिसीजन आने में। तो ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट बोलते हैं 2 पर्सन के बीच में डिस्प्यूट है तो आप जज के पास यानी कि कोर्ट में जाने के बजाय एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट कर लो। वो सारा मैटर देखेगा, सारे एविडेंसेस देखेगा और वो फाइनल डिसीजन सुनाएगा, ठीक है। अब जो पर्सन या जज होगा यानी कि ये दोनों पर्सन की कंसेंट होगी, वही पर्सन अपॉइंट हो सकेगा और उसको अपन बोलते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। यहाँ जज का नाम होता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में आर्बिट्रेटर, या फिर आप बोल सकते हो आर्बिट्रेटल ट्रिब्यूनल, ठीक है। एक पर्सन भी हो सकता है ये जज और ज़्यादा जने भी हो सकते हैं, पर जनरली क्या होना चाहिए, ऑड नंबर्स में होने चाहिए। एक पर्सन भी आप अपॉइंट कर लो या 3 पर्सन को भी ये दोनों मिलके बोल सकते हैं कि हाँ इन दोनों पर्सन एग्री करते हैं कि ये 3 पर्सन जो भी फैसला लेंगे, तो या फिर 5 भी हो सकते हैं ऑड नंबर में। ऑड नंबर में क्यों बोला, अगर 2 जज अपॉइंट करें, अब एक ने इसके फैसले में सुना है डिसीज़न, इसने इसके फैसले में डिसीज़न सुना है, तो डिसीज़न तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि ऑड नंबर में होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी आर्बिट्रेटर का ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आर्बिट्रेटर तो लास्ट में तो एक के फेवर में डिसीजन आएगा, एक के अनफेवरेबल डिसीजन रहेगा। तो जिसके अनफेवरेबल डिसीजन है वो ऐसा नहीं बोल सकता नहीं नहीं मेरे को ये आर्बिट्रेटर पसंद नहीं है, दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक बार दोनों ने कंसेंट दे दी कि ये पर्सन होगा आर्बिट्रेटर, तो फिर वही पर्सन फिर पूरा केस संभालेगा, ठीक है। फिर जो भी उसका ऑर्डर होगा वो फाइनल रहेगा, ठीक है। अब फ्यू ऑफेंसेस आर नॉन आर्बिट्रेटल, इसका क्या मतलब है, कुछ केसेस है, अब अगर मान लो आपने कोई क्राइम कर दिया और आप बोल रहे हो कि हम दोनों मिलके एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर लेंगे आर्बिट्रेटर को, तो ऐसा चल जाएगा क्या, नहीं। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहाँ आप आर्बिट्रेशन वाला एक्ट फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ तो आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। सर्टेन ग्राउंड्स ऑन विच डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर कैन बी चैलेंज। अब हाँ, जिसके अनफेवरेबल में डिसीजन आया, ठीक है, वैसे तो वो जो जज ने यानी कि इधर कौन हो गया आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, जिसने जो फैसला सुना है वो फाइनल रहेगा, ठीक है। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जो जहाँ मतलब जिसके अनफेवरेबल में डिसीजन आया वो उस जो जज के डिसीजन को चैलेंज कर सकता है। कुछ सर्टेन केसेस अपन पढ़ेंगे कौन से वो ग्राउंड्स हैं, पर जनरल रूल बोलता है कि जो ऑर्डर है वो फाइनल रहेगा। आर्बिट्रेटर ऑफ फाइनल ऑर्डर इज कॉल्ड आर्बिट्रेटरल अवार्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो जज का जो इधर बेसिकली इस चैप्टर में जज को ये बोलते हैं आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिट्रेटरल ट्रिब्यूनल, ठीक है। और जो इस जज का फैसला होगा, जो इन लोगों का फैसला होगा, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं आर्बिट्रेटरल अवार्ड, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये एक्ट कब आया था, 22 अगस्त 1996 को आया था, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो बेसिकली अब अपन इसको और आराम से समझ लेते हैं कि बेसिकली अभी तक हुआ क्या है। इसको आप यूँ समझ सकते हो, ठीक है। 2 पर्सन है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है या आप कोर्ट में चले जाओ, एक और आपके पास अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मेथड है। क्या था, अपन ने एग्जांपल देखा था आर्बिट्रेशन, ठीक है। कंसिलेशन अलग चीज़ है, वो अपन आगे जाके समझेंगे। पहले अपन पढ़ रहे हैं आर्बिट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन है कोर्ट में चले जाओ, पर दिक्कत क्या है, यहाँ डिसीज़न लेने में सालों निकल जाते हैं। तो आपके पास एक और ऑप्शन क्या, आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल यानी कि आर्बिट्रेशन की सहायता ले लो। उसमें क्या होगा, या आर्बिट्रेटर यानी कि जज दोनों की कंसेंट से अपॉइंट होगा, ठीक है। दोनों पर्सन के बीच में डिस्प्यूट है, दोनों पर्सन मिलके एक थर्ड पार्टी, न्यूट्रल पार्टी, अनबायस्ड पार्टी को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। दोनों की कंसेंट होगी कि हाँ भैया मेरे को भी ये मंजूर है कि मिस्टर सी अपॉइंट होगा हमारा जज, इसको भी जैसे कि मतलब दोनों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो जज होगा, ठीक है। दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कौन होगा थर्ड पार्टी, ठीक है। उसका नाम होगा, जज का नाम होगा आर्बिट्रेटर होता है, ठीक है। इस चैप्टर में उसको आप बोल सकते हो आर्बिट्रेटल ट्रिब्यूनल, ठीक है। एक ही बात है, कुछ भी वर्ड है आपको जज ही समझना है, ठीक है। अब जो ये इसका जज का आर्बिट्रेटर का जो ऑर्डर होगा उसको अपन बोलते हैं आर्बिट्रेटल अवार्ड, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली बस इतना सा मैंने आपको बताया कि आखिर इस चैप्टर में कैसे होता है और इस चैप्टर की अपन को ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तब अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं।
जिसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। एक तो अपन को पढ़ना है आर्बिट्रेशन और एक अपन को पढ़ना है कंसिलेशन। तो सबसे पहले अपन आर्बिट्रेशन में देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है? ज़रूरी नहीं कि दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट होना ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर का, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है ना लैंड बिल्डिंग का, कोई जैसे बिल्डिंग बनने वाली है उस तरीके से आप समझ सकते हो। कोई भी मतलब नॉर्मल केस में होता है ना, अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, बिल्डिंग बनने वाली है, तो अगर दोनों के बीच में मान लो किसी भी बात में कोई डिस्प्यूट आ गया, तो वो उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख रखा है कि वो सबसे पहले जाएंगे आर्बिट्रेशन में जाएंगे। उसमें जज का नाम लिख रखा है कि ये हमारा मिस्टर सी हमारा जज होगा, ठीक है। तो फिर मतलब इसको भी अपन एक तरीके से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मान लेंगे, ठीक है। या तो आपके पास अलग से भी हो सकता है कि हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो सबसे पहले हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, या फिर जो आपके ऑफिस डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जैसे कि बिल्डिंग का केस मैंने आपको बताया, उसमें होता है ना लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, कि अगर उन दोनों के बीच में सबसे पहले कोई भी डिस्प्यूट आ गया तो वो सबसे पहले जाएंगे आर्बिट्रेशन में। उसमें जज का नाम उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो सकता है, अलग से भी हो सकता है और उस डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, यानी इसका मतलब हो गया आर्बिट्रेटर यानी कि जज कौन होगा, ठीक है। आर्बिट्रेटर अवार्ड यानी कि जो ये आर्बिट्रेटर यानी कि जज का ऑर्डर है वो फाइनल होगा, ठीक है। दोनों पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऐसा पार्टी नहीं बोल सकती मेरी कंसेंट नहीं थी। एक बार दोनों ने कंसेंट दे दी तो दे दी, ठीक है। या फिर अपन देखें, इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन के एक अल्टरनेट मेथड है डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने का। और यहाँ क्या होता है, सिलेक्टेड बाय डिस्प्यूटिंग पार्टीज। जो आर्बिट्रेटर होता है वो दोनों पार्टीज़ की कंसेंट से ही अपॉइंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन अपॉइंट कर दे, दोनों पर्सन मिलके अपॉइंट करते हैं, दोनों की कंसेंट होती है। उसके बाद दे रखा पर्सन मस्ट बी न्यूट्रल नॉट बायस्ड, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो आर्बिट्रेटर है वो इसका एम्प्लॉई, कोई इसकी दुकान में कोई एम्प्लॉय था वो उसी कोई जज बना दिया और दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है। अनबायस्ड पर्सन अपॉइंट होना चाहिए, थर्ड पार्टी यानी कि न्यूट्रल पर्सन अपॉइंट होना चाहिए। और जो जज का फैसला होगा, आर्बिट्रेटर का फैसला होगा, वो फाइनल होगा और बाइंडिंग, यानी कि दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आर्बिट्रेटर ने बोल दिया कि इसको 60,000 करोड़ देने, जिसको मतलब इस पर्सन इसने फैसला सुना दिया कि इस पर्सन को इसको 60,000 करोड़ देने, तो फिर ये जा सकता है कोर्ट के अंदर कि सिर्फ 60,000 करोड़ मिलने चाहिए, ऑलरेडी जज ने फैसला सुना दिया, ठीक है। तो यानी कि बाइंडिंग होता है, यानी कि फॉलो करना पड़ेगा एक बार आर्बिट्रेटर ने फैसला सुना दिया। तो उसके बाद कुछ फीचर्स आते हैं अपने पास। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोसीजर। अब ऑब्वियसली ये बात है कि दोनों पर्सन ने मिलकर एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करा है, तो अगर ये तीनों मिलके मतलब अगर रात को भी काम करते हैं तो वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। मतलब वो फास्ट वे में भी काम कर सकते हैं, 2 दिन के अंदर भी फैसला सुना सकते हैं। बस सारे एविडेंसेस कंसीडर करने पड़ेंगे, जो आर्बिट्रेटर होगा उसको। डिस्प्यूटिंग पार्टी सिलेक्ट द डिसीजन मेकर, ऑलरेडी कितनी बार बता दिया, दोनों की कंसेंट होनी चाहिए डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ की। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल। अब एक और अच्छा फीचर है इस एक्ट का कि अगर इन दोनों, हो सकता है ये 2 कंपनियाँ हो, ठीक है, और इनकी मार्केट में बहुत बड़ी रेपुटेशन हो। अब अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो सब अखबार में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में कोई मतलब दोनों कंपनी के बीच में कोई ऐसा बात हो गई जो कोर्ट में गए, तो हो सकता है इन दोनों कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में ख़राब हो जाए, शेयर प्राइस कम हो जाए। तो अगर वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ तो ये सिर्फ 3 लोग ही, इसमें मतलब बाहर का तो कोई है नहीं, तो यहाँ क्या होगा, आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी, कॉन्फिडेंशियल भी बना रहेगा, ज़्यादा लोगों का आपका डिस्प्यूट भी पता नहीं चलेगा। फोर्थ है रेंडर्स फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन, यानी कि कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा एक बार फैसला सुना दिया तो। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं इसके अंदर कुछ अथॉरिटीज़ यहाँ आपको बार बार दे रखी है चैप्टर, अगर आप रीड करोगे तो। अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट, एक तो आपको दे रखा है जुडिशियल अथॉरिटी। इसका क्या पर्पस है, जुडिशियल अथॉरिटी शैल मेक रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन
यानी कि मान लो ये दोनों पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट था, इनके टर्म्स और कंडीशंस में दे रखा था कि इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा वो सबसे पहले आर्बिट्रेशन में जाएंगे, पर वो क्या सीधा सिविल कोर्ट में चले गए। तो अब सिविल कोर्ट की क्या जिम्मेदारी बनती है, जुडिशल अथॉरिटी की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो सबसे पहले वो रेफरेंस द आर्बिट्रेशन का, यानी कि वो खुद सॉल्व केस नहीं करें। सबसे पहले अगर उनके एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का नाम दे रखा है तो वो पहले दोनों पार्टीज़ को ये आदेश दें कि आर्बिट्रेशन से आप डिस्प्यूट सॉल्व करो, फिर नहीं होता फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर वो बिना मतलब एग्रीमेंट में लिखा था कि वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे और फिर भी वो बिना आर्बिट्रेशन में जाए बिना जुडिशल अथॉरिटी के पास चले गए, तो इसका क्या काम है, वो रेफरेंस दे कि सबसे पहले आप आर्बिट्रेशन में जाके आओ। मैंने जुडिशल अथॉरिटी इज वाइडर देन कोर्ट, इट ऑल्सो इंक्लूड स्पेशल ट्रिब्यूनल्स लाइक कंज्यूमर फोरम, यानी कि कंज्यूमर केसेस होंगे तो भी कंज्यूमर कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है कि वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो सबसे पहले कंज्यूमर कोर्ट खुद मतलब डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करेगा। उसका काम है कि वो सबसे पहले दोनों पार्टी को आदेश दे कि सबसे पहले आप आर्बिट्रेशन से अपना डिस्प्यूट सॉल्व करो, क्योंकि दोनों के बीच में पहले से ही कोई एग्रीमेंट है। उसके बाद यहाँ कुछ कोर्ट का वर्ड आएगा, तो आपको क्या पर्पज़ है इसका, ग्रांटिंग ऑफ इंटरिम मेजर्स, चैलेंजिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड और रिव्यू ऑफ अवार्ड, एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझना। जैसे कि अवार्ड, यानी कि अब मान लो आर्बिट्रेटर ने यानी कि जज ने फैसला सुना दिया, अब जज ने फैसला सुना दिया कि इस पर्सन को 60,000 करोड़ पे करने इस पर्सन को, ठीक है, यानी कि इसको पे करने और इसको मिलेंगे 60,000 करोड़, इसको मिलने इसको पे करने। तो अब क्या हो रहा है, ये पर्सन पे कर ही नहीं रहा, ठीक है। अब आर्बिट्रेटर का काम तो था डिसीजन सुनाना, वो कुछ आगे थोड़ी ना करेगा, उसका काम ख़त्म हो गया डिसीजन सुनाने के बाद। तो वो क्या, जो पर्सन को मिल नहीं रहे 60,000 करोड़, तो वो जा सकता है मतलब कोर्ट में जा सकता है कि एनफोर्समेंट, यानी कि इस जो फैसला सुनाया आर्बिट्रेटर ने, आर्बिट्रेटल ट्रिब्यूनल ने, वो उनका फैसला मतलब बाइंडिंग हो यानी कि एप्लीकेबल हो, तो वो उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। रिव्यू ऑफ अवार्ड, कोई दिक्कत है तो आप रिव्यू करा सकते हो, बहुत ही मतलब जैसे कि इंसॉल्वेंट हो गया, माइनर, ये इतना काम का नहीं है, मेन ये पॉइंट काम का है, ठीक है। चैलेंजिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन था उसको अपन बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड, या मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ आर्बिट्रेटर, उसको अपन बोलते हैं आर्बिट्रेटल अवार्ड। अब किसी पर्सन को लगता है कि मैंने आपको बताया था कुछ स्पेशल केसेस में आप मतलब आप चैलेंज कर सकते हो जो जज का डिसीजन है उसको, ठीक है, कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ मीनिंग क्या है कोर्ट का, मतलब एक तो है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। अगर कोई इंटरनेशनल मतलब मामला है तो उसमें कोर्ट का मतलब होगा सिर्फ हाई कोर्ट, और अगर कोई डोमेस्टिक है यानी कि अदर आर्बिट्रेशन का केस है तो वहाँ कोर्ट का मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। अब एक अथॉरिटी होती है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब इनका मेन काम क्या होता है, टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर। अब कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है आर्बिट्रेटर को, ठीक है। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बेसिकली आज की क्लास में अपन ने देखा कि अपन ने आज की क्लास में ये बेसिकली ये समझा कि अब आखिर इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी और आखिर कैसे मतलब ये फॉलो होता है। मेन आपका काम है सिर्फ जो वर्ड्स हैं उनको आप ध्यान में रखो, जैसे कि यहाँ जज का मतलब होता है आर्बिट्रेटर बोलते हैं, या फिर आप बोल दो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल बोल दो, ठीक है। और इनका जो ऑर्डर जो जज ऑर्डर सुनाता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटल अवार्ड। तो ये कीवर्ड्स जो आपको ध्यान में रखने मेन मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, लास्ट में अपन एमसीक्यू भी करेंगे, तो तब जाके आपको लगेगा बहुत इजी चैप्टर है। तो मेन तो मैंने आज की क्लास में आपको बताया कि आखिर अपन को इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बुक से भी और आगे देख लेंगे और इसके आगे का भी देख लेंगे, आगे कैसे क्या होता है।